वेलकम बैक। देखो, ये मैंने मार्कर ऐसे रखा है और सवाल ये पूछा है कि ये क्यों नहीं गिर रहा है। जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं उनको बताया है मैंने कि सही है। जिन्होंने कोशिश करी है तो अगर क्यों गलत है तो मैंने वो भी बताया है कि क्यों गलत है। ना नहीं कहना है, जैसा मन में आता है वैसा आंसर देना है, दैट्स इट। उससे क्या होगा ना, आपका रीजनिंग डेवलप होगा। साइंस इज ऑल अबाउट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, ओके, इट इज नॉट नथिंग अबाउट रॉट लर्निंग। तो सवाल ये पूछा गया आपसे कि जो ये मार्कर है ये पहले तो गिर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब ये मेरे हाथ पे रखा जाता है, तब ये क्यों नहीं गिरता, ये सवाल है। कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, तो फिर क्यों नहीं गिर रहा। तो देखो, मैं मानता हूं कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर आपका पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्या है ये? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा वो आपका मार्कर, ठीक है ना। ये मार्कर कहाँ रखा है? ये मार्कर किसी टेबल पर रखा है। ये देखो, ये रहा टेबल, ठीक है। तो इस मार्कर के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? इस मार्कर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो कहाँ होगा? वो नीचे की तरफ होगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड, क्या कहा था न्यूटन भाई साहब ने, न्यूटन इज वेरी गुड नेम, यू शुड आल्सो यूज न्यूटन इंस्टेड ऑफ न्यूटन। न्यूटन भाई साहब ने ऐसा कहा था कि इस दुनिया में हर एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होता है। दैट मीन्स फॉर एवरी फोर्स देयर शुड बी वन मोर फोर्स। मतलब फोर्सेस जो हैं वो आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, नॉट सिंगल, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। तो देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? अगर ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो इस मार्कर के ऊपर, जो उसको मैंने पॉइंट करके बताया है, इसके ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स लगेगा। क्यों? न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहा न्यूटन ने कहा कि हर फोर्स के पीछे एक और फोर्स होगा। तो यहां पर अगर एक फोर्स यहां है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में भी होगा। न्यूटन ने कहा था दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, तो मतलब अगर ये mg है तो ये भी तो mg होगा। mg गाड़ी का नाम नहीं है, मॉरिस गैरेजिस गाड़ी नहीं है, ये m इंटू जी, यानी कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मॉरिस गैरेजिस वाली गाड़ी मत समझ लेना, ठीक है। अब भाई अपोजिट, न्यूटन ने क्या कहा था? ये फोर्स अपोजिट होगा, और यही वो फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स है, जिसको हम n से शो कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या कहते हैं हम इसको? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्यों कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ये उस ऑब्जेक्ट के हमेशा कैसा लगता है? परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा, ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स, दोनों फोर्स कैसे हैं? दोनों फोर्स सेम है। दोनों फोर्स कैसे हैं? दोनों फोर्स सेम है। तो इस मार्कर पर टोटल फोर्स क्या लगा? टोटल फोर्स लगा 0। जब टोटल फोर्स 0 लगा तो ये थोड़ी नीचे गिरेगा, इसीलिए ये मार्कर नीचे नहीं गिर रहा था। दिस इज वन फोर्स दैट आई एक्सप्लेन्ड यू, अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज a normal force which is equals to n is equals to mg, and this normal force is experienced by everybody that is in rest. जो भी बॉडी रेस्ट पर है उस बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है नीचे की डायरेक्शन में, और उसी वक्त एक काउंटर फोर्स लगता है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये जो काउंटर फोर्स लगता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नाउ सी फ्रिक्शन फोर्स। देखो, एक बात मुझे आप ये बताओ कि बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। हमें ये पता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जी सर, बिल्कुल बताया था आपने। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है। हाँ, मतलब अगर फोर्स नॉन जीरो है, फोर्स क्या है? नॉन जीरो, मास तो नॉन जीरो ही होता है, तो ए क्या होगा? ए भी नॉन जीरो होगा।
ये आपको बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए। भाई हर बॉडी में मास तो होगा ही, मतलब मास जीरो नहीं हो सकता। मेरा मास जीरो नहीं हो सकता, आपका मास जीरो नहीं हो सकता, इस मोबाइल का मास जीरो नहीं हो सकता, इस स्टैंड का मास जीरो नहीं हो सकता, इस मार्कर का मास जीरो नहीं, कुछ भी मास जीरो नहीं होगा। देयर इज नो वेयर इन द वर्ल्ड एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग मास जीरो। इनफैक्ट हमने ये भी पढ़ लिया है कि अब तो लाइट भी एक पार्टिकल है और लाइट का भी मास होता है। पहले हम मान के चलते लाइट का कोई मास है ही, करेक्ट। लाइट एक मैटर नहीं है। क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने दो चीजें कि गिव एनी एग्जांपल ऑफ टू थिंग्स दैट आर नॉट अ मैटर, सो वी गिव वन इज वैक्यूम एंड वन इज लाइट, बट नाउ इट इज लाइट इज ऑल्सो नॉट लाइक इट इज ऑल्सो अ मैटर, करेक्ट। इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ नॉन मैटर्स। तो भाई साहब मास कभी जीरो नहीं होता, तो मास तो नॉन जीरो है। मान लो फोर्स लगा रहे हो आप किसी भी बॉडी पर, इस बोर्ड पे लगा देता हूं ना मैं, ये तो यहां से लगा देता हूं मैं, खंड ना जाए, कितना फोर्स लगा लो, देख लो हाथ धुलने लगा, तो चल रहा नहीं ना, पर ये दिक्कत ये चल नहीं रहा है, ठीक है ना। आप कह दो कि सब बांध रखा है, बढ़िया है, इतना तो अक्ल है तुम्हें। ये बताओ कि भैया ये डस्टर है ना, डस्टर को तो कहीं से नहीं बांधा, देख लो, ये लो, है ना, कहीं से नहीं बांधा, मैं फोर्स लगा, हाँ अरे चल मत तुम थोड़े कल लगाओ, देखो फोर्स लग रहा है, बहुत कम फोर्स लग रहा है, बहुत कम फोर्स लग रहा है, पर फोर्स तो लग रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना कि फोर्स जीरो है, फोर्स तो लग रहा है, भले बहुत कम लग रहा है पर लग रहा है ना भाई साहब। तो इतने कम फोर्स की वजह से उतना ही कम एक्सेलरेशन भी तो हो। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स अगर नॉन जीरो है, मास तो नॉन जीरो ही होता है, तो ये टर्म कैसी हो जाएगी, ये टर्म नॉन जीरो हो जाएगी, मतलब देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि रेस्ट वाली जो चीज है वो मोशन में आ जाएगी। ये नहीं आ रही, देखो नहीं आ रही ना, क्यों नहीं आ रही? दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक। दैट मीन्स जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, भाई हमें पता है कि इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन इस डस्टर में होना चाहिए, बट हो नहीं रहा। तो मतलब जो मैंने फोर्स लगाया इसके अपोजिट एक फोर्स जरूर होगा जो मेरे फोर्स को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, और इसको आप सिंपली कह दो फ्रिक्शन, ठीक है ना। और मोर प्रिसाइसली टॉकिंग अबाउट दिस, इट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा मोशन होता है जो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करेगा, ठीक है ना। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? अ फ्रिक्शन, अ फोर्स दैट अपोजेस impending motion. Now the point is कि what is the impending motion? ये भाई किस चिड़िया का नाम है? तो भाई impending motion का मतलब है कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, उस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से इस बॉडी में जो मूवमेंट होना चाहिए, जो मोशन होना चाहिए, वो अगर नहीं होता है, या उस मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। वापस से सुनो, कोई जल्दी नहीं है। ये बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया तो ये चलनी चाहिए थी। क्यों चलनी चाहिए थी? क्योंकि इसका मास नॉन जीरो है, इस पर फोर्स भी नॉन जीरो है, तो इसका ये जो एक्सेलरेशन है ये कुछ ना कुछ नॉन जीरो होगा, भले छोटा होगा, बट ये कैसा होगा? ये नॉन जीरो होगा। बट भाई हमने देख लिया कि ये एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। ये एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? जीरो। मतलब कि भैया फोर्स भी जीरो है, बट मैं तो लगाया ना फोर्स, तो फिर फोर्स जीरो कैसे? तो फिर एक ही तरीके से ये फोर्स जीरो हो सकता है कि मेरे फोर्स के काउंटर कोई फोर्स हो, मतलब जो मैंने फोर्स लगाया है उसके अपोजिट भी एक फोर्स हो। उस फोर्स को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और मेरी बात आप मानिए, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है।
What is static friction? Static friction is a force that opposes impending motion. Impending मोशन का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर जो मोशन होना था उस मोशन को अपोजिट करता है, वो वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता खुद से। इट डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, करेक्ट? इट कम इनटू प्ले ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। Until and unless external force is applied, no static friction comes into play. Let us take an example of this duster once again. Duster रहा है। अगर अभी मुझे कोई पूछे कि हेमंत सर, being a PGT, you tell me कि what is the static friction of this duster so far when there is no external force acting on this duster? So my dear answer is 0. ठीक है, हम static friction को Fs से शो करते हैं। क्या सवाल पूछा मुझे मेरे बच्चे ने? उसने ये पूछा कि सर पीजीटी के टीचर हो आप, ये बताओ कि इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा बाहर से, तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो बच्चों इसका स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन खुद से एग्जिस्ट नहीं करता। जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, तब स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेगा। कैसे? वो देखो। अभी क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन? अभी स्टैटिक फ्रिक्शन है 0। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? 0 है। ठीक है ना? होगा क्या? जब मैं इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इस पे फोर्स इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, वैसे वैसे इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं और फोर्स इंक्रीज करूंगा, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन और इंक्रीज होगा। मैं और फोर्स इंक्रीज करूंगा, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन और इंक्रीज होगा। एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होगा। ठीक है, मैंने माना कि मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया 10 न्यूटन, Fe लिख लेते हैं इसको। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया मैंने? 10 न्यूटन लगाया। ठीक है ना? और ये बॉडी मूव नहीं करी, ये डस्टर मूव नहीं करा, पर जब एक्सटर्नल फोर्स 11 न्यूटन लगाया तो ये मूव कर गया। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन में 10 न्यूटन तक को रोक के रखा। ठीक है ना? 10 न्यूटन तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो होता क्या है, देखो भैया कि डस्टर रखा हुआ है, मैं फोर्स लगा रहा हूं, नहीं चल रहा ना। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक के रखता है। जैसे जैसे हम फोर्स इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है। एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होता है, और उसके बाद क्या होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे। उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होता। पर उसके बाद अगर आप अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? काउंटर फोर्स नहीं होगा, है ना भाई? अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो मैंने 1 लगाया, इसने भी 1 लगाया, 2 2 3 3 4 4, है ना? तो 10 तक तो बराबर था, तो 0 हुआ। जब 11 न्यूटन आया तो इसने तो 10 ही लगाया ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होगा। तो इस डायरेक्शन में 10 है और इस डायरेक्शन में 11 है। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1। तो अब ये चीज क्या करेगी? चलने लगेगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है। देखो एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो खुद से एग्जिस्ट नहीं करता, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना? अब देखो क्या है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। मतलब इस डस्टर को मैं इतना कॉन्टैक्ट में लाऊं या इतना कॉन्टैक्ट में लाऊं, देखो अभी पूरा कॉन्टैक्ट में लाया, अभी थोड़ा सा कॉन्टैक्ट में लाया, तो कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है। किस पर डिपेंड करता है? जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है? एंड जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे, Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस n।
ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ये कोई किसी भी बॉडी द्वारा लगाया गया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है ये? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की? एक्चुअल इक्वेशन होती है ये, ठीक है ना भाई। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ये सही होगा या ये सही होगा, ये बताना है आपको। लेस देन म्यू एस एन और मोर देन म्यू एस एन। सबने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है ना, लीनियर इनइक्वालिटी। बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, मैं पहले वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब काइनेटिक फ्रिक्शन समझाऊंगा तब बता दूंगा ये बड़ा होगा छोटा होगा। आप जब तक अपने आंसर्स मुझे बताना, ठीक है। देखो ये क्या है, ये आपके पास है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये आपके पास? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया ना। आपको मुझे बताना है कि ये एक्चुअल वैल्यू होगी या ये एक्चुअल वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूला की, ठीक है। इसमें ये म्यू एस क्या है? इस म्यू एस को आप कहते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करता है सरफेस पर, ये डिपेंड करता है सरफेस पर, करेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा काइनेटिक फ्रिक्शन। थैंक यू।